नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है कनाडा पे। मैं हूं शेफाली और डिस्कशन करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में, जो कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का है। टॉपिक है बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। तो इसके अंदर में काफी चीजें पढ़ने वाले हैं कि जैव विविधता के कितने प्रकार है, स्पीशीज क्या होती है, जेनेटिक्स क्या होते हैं, एंड देन कुछ कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी है, कुछ हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं, कुछ थ्रेटेड स्पीशीज का कंसेप्ट है। तो सारा कुछ आज हम लोग सेशन में पढ़ने वाले हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। एंड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो पीडीई में लगभग हर साल इस वाले टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस आपके आते हैं। पीडीई में लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आते ही हैं हर साल, तो 1-2 क्वेश्चंस तो आपके बायोडायवर्सिटी से ही होते हैं। तो अगर आज का लेक्चर आपने कंप्लीट देखा है और अच्छी तरीके से आप समझ जाते हो, सो 1-2 क्वेश्चन यानी कि आपके मिनिमम 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स तो बन ही जाते हैं। एक एक नंबर पे अगर आप काम करोगे तो फिर आपके अच्छे मार्क्स यानी कि पेपर 1 में अच्छे मार्क्स आने के हाई चांसेस है। एंड हमारा टारगेट जो है जेआरएफ को अचीव करना, उसमें थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा अचीव करने में। चलो आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स आप सभी देख लें। ये इंस्टाग्राम का लिंक है, ट्विटर का लिंक है, एंड देन टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम के लिंक पे आपको मिल जाएगी पीडीएफ आज के सेशन की, तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम के इस लिंक को ज्वाइन कर लेना। एंड बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स तो ये है ही है। आगे चलते हैं एंड समझते हैं आज का कंसेप्ट, यानी कि बायोडायवर्सिटी का डेफिनेशन देखेंगे और समझेंगे कि बायोडायवर्सिटी है क्या। देखिए, बायोडायवर्सिटी समझने से पहले यानी कि जैव विविधता से समझने से पहले थोड़ा सा ये समझना जरूरी है कि ये है क्या। एक्चुअली ये जो वर्ड है बायोडायवर्सिटी, मतलब जैव में विविधता का मतलब क्या है। तो जैव में जब भी विविधता की बात होती है, इट मीन्स कि जो हमारा इकोसिस्टम है, अगर हम बात करें हमारी इकोसिस्टम की, तो हमारे इकोसिस्टम के अंदर में अलग अलग प्रकार के, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करते हैं बायोडायवर्सिटी। मतलब हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारे इकोसिस्टम के अंदर में अलग अलग प्रकार के क्या रहते हैं। कुछ तो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और इनका एक अलग ही इन्वायरमेंट है। ये अलग ही इन्वायरमेंट है। इस इन्वायरमेंट में ढेर सारे आपको फॉरेस्ट मिल जाएंगे, जो आपका क्लाइमेट है ना, और बहुत सारी और जो चीजें हैं, जो इन्वायरमेंट है, जो इनका फूड चेन है, फूड चेन, ये सब कुछ मिल करके एक इनके लिए, मतलब प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए एक ऐसा सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाता है जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम, है ना। ये सपोर्टिव एनवायरनमेंट इसलिए होता है कि भाई जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, इनका भी खुद का अपना फूड चेन होता है, इनका भी अपना जीवन जीने की शैली होती है, प्रक्रिया होती है। ये लोग भी बोलचाल की बातों में या भाषा जो भी है, अपनी एक अलग ही लेवल का इनका आपस में एक दूसरे से परस्पर बातचीत करने का एक टर्म्स होता है। तो इनका एक अलग ही दुनिया होती है। उस अलग ही दुनिया को क्या बोलते हैं, जो प्राकृतिक रूप से होती है, और उस अलग दुनिया को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स है, मतलब हमारे जैसे जो आप जैसे जो लोग हैं, मानव की अगर बात करें, तो मानव के विकास के लिए या एक बैलेंस बना रहे प्रकृति के बीच में और ह्यूमन बींग्स में बैलेंस बना रहे, इस वजह से बायोडायवर्सिटी का कंसेप्ट बहुत ही जरूरी है, होना बहुत जरूरी है। मतलब कि प्लांट्स, एनिमल्स, स्पीशीज, मतलब स्पीशीज का मतलब प्रजातियां, फ्लोरा, फौना, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें यहीं से मिलती है। अगर हम बात करें फ्लोरा और फौनास की बात करें, तो फ्लोरा और फौनास की वजह से हमें क्या मिलता है, बहुत सारी मेडिसिन मिलती हैं। हमें मेडिसिन मिलती है बहुत ही, मतलब आप बोले कि प्राकृतिक रूप से हमारे पास में इतनी सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं कि हमें हर एक तरीके की जो बीमारी होती है उससे लड़ने का या उससे निकलने का एक समाधान मिल जाता है। फ्लोरा फौना बात कर लें, जो मेडिसिनल प्लांट्स बात कर लें, वो सारा चीज हमें हमारे इकोसिस्टम से ही मिलता है। अब क्या है कि जिस प्रकार से डेवलपमेंट होता जा रहा है, तो विकास इतना तेजी से हो रहा है, डेवलपमेंट होने की वजह से हमारी जो इकोसिस्टम है, मतलब इकोसिस्टम का मतलब ऐसे बहुत सारे प्लांट्स जो कि मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से, दवाइयों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स का एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी वजह से प्रॉपर एक फूड चेन बनी हुई है ना। फूड चेन का मतलब एक जब पशु या एक जानवर दूसरे जानवर को जब खाता है, फिर वो दूसरे जानवर को खाता है, तो उनकी प्रॉपर एक फूड चेन बनी हुई है। जब ये डिस्टर्ब होती है ना, तो इनसे क्या है कि इनका इफेक्ट ह्यूमन बींग्स के भी ऊपर पड़ता है। अब इनके संरक्षण के लिए, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, तो विकास जब भी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले एफॉरेस्टेशन करते हैं। एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या, हम लोगों ने जंगल्स को काटना शुरू कर दिया, जंगल की कटाई करना शुरू कर दिया। अब जंगल की कटाई करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे जो मेडिसिनल हर्ब्स हैं, मतलब
जो हर्ब्स है या जो प्लांट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हमारे लिए, हमारे और आपके लिए, वो सारे कटते चले जा रहे हैं, वो सारे हटते चले जा रहे हैं। और इनकी वजह से जो आसपास और भी जो हर्ब्स ऑटोमेटिकली नेचुरली प्रोड्यूस हो जाते थे, नेचुरल प्रोसेस से वो भी प्रोड्यूस होना बंद हो गए। तो अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने की, कंजर्व करने की। तो अलग अलग बायो रिजर्व्स बनाए गए हुए हैं, ठीक है। अभी हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे, छोटा सा ओवरव्यू ले रहे हैं हम लोग अभी। अलग अलग बायो रिजर्व्स बनाए गए हुए हैं, फिर अलग अलग कंजर्वेशन आपके पार्क्स बनाए गए हुए हैं, कंजर्वेशन पार्क्स आप बोल लीजिए या कंजर्वेशन रिजर्व्स बोल लीजिए, जहां पे हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई हमें टाइगर्स को बचाना है, या जो कि ऐसी प्रजातियां, ऐसी स्पीशीज जो कि विलुप्त हो रही हैं, विलुप्त तो होने वाली सभी जो स्पीशीज है, प्रजातियां हैं, उनको हमें क्या करना है, संरक्षण प्रदान करना है, संरक्षण, ठीक है। तो ऐसी प्रजातियां, ऐसी स्पीशीज जो विलुप्त हो रही है हमारे इकोसिस्टम से, उन्हें संरक्षण करना है। तो बहुत सारे हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, जैसे हम बात करें तो 4 हॉटस्पॉट हैं, ठीक है। हमारे इकोसिस्टम में बात करें या पूरी दुनिया में बात करें तो 4 हॉटस्पॉट्स हैं, ठीक है। हॉटस्पॉट्स का मतलब क्या कि ऐसे प्लेस, ऐसी जगह, ऐसे स्पॉट्स जहां पर जो स्पीशीज है वो सबसे ज्यादा इंडेंजर्ड है, यहाँ पे या वहां उनको सबसे ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है, सबसे ज्यादा उनको प्रिजर्वेशन की आवश्यकता है। तो अगर हम बात करें कि जो 34 हॉटस्पॉट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से भी 2 इंडिया में लोकेटेड है ना, 34 है वर्ल्ड में। अब वर्ल्ड में का मतलब क्या, टोटल 100 कंट्रीज मान लीजिए, औसतन मोर देन 100 कंट्रीज की अगर बात करें तो 100 कंट्रीज से भी ज्यादा, 100 कंट्रीज से भी ज्यादा आपके मिला ले सबको, तो टोटल 34 हॉटस्पॉट्स हैं, जिसमें से 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन 4 में से 2 हमारे कंट्री में है, मतलब 2 के हमारे इंडिया में है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझे तो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग ये सारी चीजें डिटेल वे में चलेंगे, डिटेल वे में बताएंगे। जैसे अगर बात करें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि IUCN की बात करें, IUCN का फुल फॉर्म क्या, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इन्होंने बताया कि जो हमारे फ्लोरा एंड फौनाज हैं जो कि इंडेंजर्ड है, जितने भी फ्लोरा है एंड फौनाज है, इनको इन्होंने 8 पार्ट में कैटेगराइज किया है। देखो थोड़ा सा यहां वैसे चलते हैं, ठीक है। जो भी फ्लोरा एंड फौनाज है, अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा आप इसको डिटेल में अभी एक ओवरव्यू जैसा ले लो, ठीक है। फ्लोरा एंड फौनाज है, ये इनको 8 पार्ट्स में कैटेगराइज किया, बोला इनके हिसाब से, किनके हिसाब से, IUCN के हिसाब से, ठीक है। IUCN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इन्होंने बोला 8 कैटेगरीज हैं जिनको रेड लिस्ट में रखा गया है। रेड लिस्ट की बात हो रही है, मतलब कि लाल खतरे की घंटी है ऐसे फ्लोरा एंड फौनास जो कि आने वाले समय में या तो विलुप्त हो जाएंगे या अभी विलुप्त हो रहे हैं। तो IUCN ने बोला कि ऐसे सारे फौनास 8 पार्ट्स में कौन कौन से हैं, उनको बोला सबसे पहले एक्सटेंट फौना, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप लोग नोट्स बना रहे हो तो बना लेना, अगर नहीं बना रहे हो तो उसको देखते चलो। एक्सटेंट फौना, फिर एक्सटेंट इन वाइल्ड लाइफ, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया एक्सटेंट इन वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ये सारे कुछ ऐसे फ्लोरा एंड फौना है जिनको रेड लिस्ट में रखा गया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। फिर एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब कि बहुत बुरी तरीके से ये लोग इंडेंजर्ड वाले लिस्ट में है, मतलब कि एकदम विलुप्त हो रहे हैं, इंडेंजर्ड, ठीक है। अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें। तो वल्नरेबल, मतलब कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वल्नरेबल, ठीक है। फिर छठा है आपका क्या, लोअर रिस्क, जो काफी लोअर रिस्क पे है बट स्टिल वो रिस्क पे है, आगे आने वाले टाइम पर इन पे भी हमें फोकस करने की जरूरत है। 7वें नंबर पे बात करें तो बताएं डेटा डिफिशिएंट, मतलब कि उनके बारे में हमारे पास में डेटा बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो इंडेंजर्ड यानी कि रेड लिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। फिर है नॉट इवैल्यूएटेड, ऐसी बहुत सारी स्पीशीज हैं जिनका इवैल्यूएशन ही अभी नहीं हुआ है। तो ये लगभग 8 जो है स्पीशीज है। एक्सटेंट का मतलब होता है प्रजाति या स्थानीय, जो कि आपके आसपास के इन्वायरमेंट में इजिली आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उनमें से बहुत सारी स्पीशीज या जीव जंतु ऐसे हैं जो कि विलुप्त हो रहे हैं और उनको रेड लिस्ट में रखा गया है। अब बात करें कि ऐसे आसपास
जो जिनको आप देख रहे हैं जीव जो कि आपके आसपास तो है बट वो वाइल्ड लाइफ की कैटेगरी में आते हैं, है ना, तो उनको एक्सटेंट इन वाइल्ड लाइफ की कैटेगरी में रखा गया है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो कि बहुत बुरी तरीके से खतरे वाले लिस्ट में है या विलुप्त हो रहे हैं। डेटा डिफिशिएंट, इनके बारे में हमें डेटा तो नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्पीशीज है जिनके बारे में हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग खतरे वाले लिस्ट में है। थोड़ा बहुत डेटा है बट कंप्लीट डेटा नहीं है। इंडेंजर्ड का मतलब नॉर्मली हमने उनको खतरे वाले लिस्ट में डाल के रखा है। वल्नरेबल मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड इनके लॉस से या इनके विलुप्त होने से हमें मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। मतलब हमारी जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम का मतलब क्या मैंने आपको बताया ना, इकोसिस्टम का मतलब एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा जगह, एक ऐसा स्थान जहां पे अलग अलग प्रकार के जीव और जंतु जो है वो रहते हैं। 1 मिनट आप लोग होल्ड करना। ठीक है, हाँ, तो इकोसिस्टम का मतलब क्या, इकोसिस्टम को हिंदी में बोलते हैं क्या, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब यहां पे मैं लिख दे रही हूं, पारिस्थितिकी स्थितिकी तंत्र, मतलब यहां परिस्थिति की बात हो रही है, एक ऐसा तंत्र, एक ऐसे सिस्टम की बात हो रही है। एक, इसको थोड़ा सा मैं रख कर लूं, ठीक है, एक ऐसे सिस्टम की बात हो रही है, एक ऐसे इन्वायरमेंट की बात हो रही है जहां पे आपके जो भी प्लांट्स हैं प्लस एनिमल्स हैं, है ना। अब एनिमल्स में सब लोग आ गए, मतलब छोटे एनिमल्स से लेकर के स्मॉल एनिमल्स से लेकर के बिग एनिमल्स। अब जब हम प्लांट्स की बात करेंगे तो हम मेडिसिनल प्लांट्स की भी बात करेंगे। मेडिसिनल प्लांट्स मतलब वो सारे प्लांट्स जिनसे बनते हैं क्या, औषधीय, मतलब औषधीय, औषधीय आपके प्लांट्स, ठीक है, औषधीय प्लांट्स। और फिर फ्लोरा एंड फौना, मतलब फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना क्या करते हैं, हमारे जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट सिस्टम में आर्द्रता बनाए रखते हैं, एंड बहुत सारे और भी मेडिसिनल प्लांट्स के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में इनका बड़ा योगदान होता है। तो ये सारे कुछ कुछ होते हैं ना, जैसे कि कोई एक प्लांट है, एक प्लांट की एग्जिस्टेंस की वजह से कोई दूसरा प्लांट हो सकता है या उसी के आसपास होने का एक पॉसिबिलिटी होती है, या ये जो प्लांट है जो इन्वायरमेंट क्रिएट करता है इसके एग्जिस्टेंस की वजह से, इसके एग्जिस्टेंस की वजह से इस वाले प्लांट के एग्जिस्टेंस को या डेवलपमेंट में एक हेल्प मिल जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इकोसिस्टम है, अगर हम बात करें इकोसिस्टम का, तो इट मीन्स कि एक इन्वायरमेंट प्रदान करना। पारिस्थितिकी तंत्र भी बोलते हैं इसको हिंदी में। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या, पारिस्थितिक तंत्र इसका मतलब क्या, हम एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जो कि आपकी परिस्थिति को, आपकी मतलब कि प्लांट्स एंड एनिमल्स की परिस्थिति, सिचुएशन को हेल्प कर रहा है डेवलपमेंट में। आई होप कि आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। अब जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, बायोडायवर्सिटी की, है ना, जैव विविधता की कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो 2 पॉइंट्स निकल के आते हैं। एक तो है क्या, इन सीटू कंजर्वेशन, और दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में से सवाल भी पूछता है। इन सीटू कंजर्वेशन से थोड़ा सा इसको पहले हम लोग यहाँ पे रख कर दे, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन क्या है, स्क्रीन पे आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इन सीटू कंजर्वेशन, अब इन सीटू कंजर्वेशन आता किसके अंदर में है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी के अंदर में, ठीक है। मतलब हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी का मतलब आपको समझ में आ गया कि मतलब हम बात कर रहे हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है या डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज है हमारे इन्वायरमेंट में, तो
जैव में विविधता की बात, कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्पीशीज अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की प्रजातियां अवेलेबल है, उसको बोलते हैं क्या, बायोडायवर्सिटीज। मतलब इन्वायरमेंट में हमारा इन्वायरमेंट मतलब जो पर्यावरण है, पर्यावरण की बात हो रही है, पर्यावरण में अलग अलग प्रकार की प्रजातियां, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, ऐसे समझिए, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, ठीक है। कहां पर, पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं, इनको क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी, इन्हीं को बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। अब बात करें इन सीटू कंजर्वेशन की, तो दो तरीके का कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी होती है, मतलब जैव विविधता को जब हम संरक्षण करने की बात करते हैं तो दो प्रकार से करते हैं, एक तो इन सीटू कंजर्वेशन की बात करते हैं और दूसरा हम लोग बात करते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है और इन सीटू कंजर्वेशन क्या है? इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर में जो भी नेचुरल हैबिटेट होते हैं, मतलब कि प्राकृतिक रूप से जो जीव होते हैं, जो हमारे आसपास होते हैं, जब हम उनको नेशनल पार्क से, सैंक्चुरीज या बायो रिजर्व्स को क्रिएट करके उनको क्या करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, इन सीटू कंजर्वेशन। जब हम लोग क्या करते हैं, पार्क्स के थ्रू, सैंक्चुरीज के थ्रू, जैसे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज आपने सुना होगा, ठीक है, सैंक्चुरीज के थ्रू या रिजर्व्स के थ्रू, ठीक है, बायो रिजर्व्स के थ्रू, बायो रिजर्व्स के थ्रू क्या करते हैं, ये सब बना करके ऐसे सारे स्पीशीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, पार्क, सेंचुरीज, रिजर्व्स बना करके। एक्स-सीटू का मतलब क्या है, ऐसे इंडेंजर्ड स्पीशीज, मतलब ये सारी स्पीशीज जो क्या है, इंडेंजर्ड है, बहुत खतरे वाली लिस्ट में है, रेड लिस्ट में है, ऐसी सारी इंडेंजर्ड स्पीशीज जिनको हम लोग प्रॉपर मॉनिटरिंग में, प्रॉपर ह्यूमन मॉनिटरिंग या बोले कि पूरा सुपरविजन के अंदर में रखते हैं, सुपरविजन के अंदर में रखते हैं और फिर उसके बाद में उनको कंजर्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम बात करें 27, हम बात करें अगर यहाँ पे 27 टाइगर रिजर्व सिस्टम यहाँ पे बनाए गए हुए हैं, 27 टाइगर रिजर्व्स है इंडिया में, ठीक है। अब ये टाइगर प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट, उसके अंदर में भारत में टाइगर के संरक्षण के लिए 27 टाइगर रिजर्व्स बनाए गए हुए हैं, जिसमें से अगर बात करें, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट या जो रिजर्व है वो कहाँ है। सो बांदीपुर कर्नाटका में है, मैं थोड़ा यहाँ पे लिखते हुए चलूं थोड़ा सही से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वजह से आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। बात करें अगर बांदीपुर की, तो बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटका में है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। बांदीपुर कर्नाटका में है। अगर आपने कॉर्बेट कहाँ है बताइए आप लोग जब भी देखते रहिए, कॉर्बेट है उत्तरांचल में, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसको और डिटेल्स में भी जाएंगे, बट थोड़ा सा भी पढ़ ले। फिर आपका कान्हा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इस तरीके से कई सारे हैं। फिर बात करें रणथंभौर, है ना, रणथंभौर सरिस्का, ठीक है, ये कहाँ है, ये राजस्थान में है। आर से आप याद कर सकते हो, राजस्थान में है, ठीक है। तो ये कुछ मेजर है, बाकी और भी एक सुंदरबन भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब जिनसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है मेन वो है। सुंदरबन कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। तो ये कुछ है, क्या है आपके टाइगर, 27 टाइगर रिजर्व्स है इंडिया में टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर में। जैसे कि 1, 2, 4 ये तो कुछ प्रोमिनेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट वाले हैं। 5 मैंने आपको बता दी, एग्जामिनेशन में इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। सो आई होप गाइस कि आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि बायोडायवर्सिटी क्या है। बायोडायवर्सिटी का सिंपल सा मतलब जैव विविधता, मतलब अगर हम बात करें जैव विविधता, ठीक है, मतलब कि डिफरेंट विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, ठीक है, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां। अब विभिन्न प्रकार की प्रजातियां का मतलब क्या, जैसे मान लो कोई एक जाति है, उसके अंदर सब कैटेगरीज है। जैसे कि अगर हम बात करें कि ग्रेन्स की अगर बात कर लो, अनाज, ठीक है, तो अनाज क्या होते हैं, अनाज कई प्रकार के होते हैं ना। या अनाज में अगर हम दाल की बात करें
तो दाल के अंदर भी कई प्रकार के प्रकार होते हैं। जैसे दाल एक प्रकार है, दाल एक प्रकार है, ठीक है, दाल एक प्रकार है। अब इस प्रकार के भी अंदर बहुत सारे सब प्रकार हैं, जैसे कि मूंग की दाल है, ठीक है, फिर आपके उड़द की दाल है, उड़द की दाल है, फिर आपकी बहुत सारे और भी है ना पल्सेस, मूंग हो गए, उड़द हो गए, और कौन कौन सी होती है, अरहर होती है, अरहर, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक दाल आपका एक अनाज है। इस अनाज के अंदर में अलग अलग प्रकार के आपके सब दाल की कैटेगरीज है। उसी प्रकार से जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, मतलब जो हमारा एक इन्वायरमेंट है, उसके अंदर में अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के जीव और जंतु हैं और प्लांट्स हैं, उसको बोलते हैं क्या, जैव विविधता। लेकिन अगर हम बात करेंगे इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम का मतलब जैसे कि आपका घर है, तो आपको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिला हुआ है जहां पे आप बड़े हो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फूड चेन है, प्रॉपर सारी चीजें हैं। तो इकोसिस्टम के अंदर में ये अलग अलग प्रकार की जैव विविधताएं हैं, है ना। जैव विविधताओं के अंदर में इकोसिस्टम नहीं है, लेकिन इकोसिस्टम के अंदर में, इकोसिस्टम में एक सारी चीजें आ जाएंगी। इकोसिस्टम में आपके प्लांट्स, एनिमल्स, फ्लोरा, फौना, स्पीशीज सब कुछ आ जाएंगे, एक जो प्रॉपर इनको इन्वायरमेंट मिला है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो हमने पूरा पीडीएफ डिस्कशन जो हमें करना है उस पे आते हैं, क्या कुछ है इसके अंदर में। बात करें बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन, तो अभी हमने ही पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, कि जिसमें अलग अलग प्रकार की डिफरेंट स्पीशीज जो होती है इन्वायरमेंट में, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में अलग अलग प्रकार की डिफरेंट स्पीशीज जब होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। इन्वायरमेंट डिफरेंट स्पीशीज का मतलब क्या, प्रजातियां, ठीक है, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब ये सारी चीजें पढ़ने वाली चीज है, देख लेना आप लोग, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी। जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था हिंदी में वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब कुछ चीजें जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो हम थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। जैसे अगर बात करें कि ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी का, वो कब क्वाइन हुआ था, 1985 में क्वाइन हुआ था। सो इट इज इंपॉर्टेंट इन नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें तो पढ़ने वाली हैं, आप पढ़ लेना। जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म प्रकार के जो जीव होते हैं वो सारे इसके अंदर में आते हैं। किसके अंदर में आते हैं, इकोसिस्टम के अंदर में आते हैं। अब बात करें कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर में इंक्लूड करते हैं डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिज्म, है ना, हमारे जो इकोसिस्टम का पार्ट है, जो अभी हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ी, यही सारी चीजें हैं। ये रिफ्लेक्ट क्या करता है, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट लेवल। बस वही सारी चीजें हैं जो अभी हमने पढ़ी, है ना, इसको देख लेना। कि क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमें अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम अपना लाइवलीहुड भी अच्छा कर सके और हमें उन्हें भी हम उनको हार्म ना पहुंचाए, ठीक है, क्योंकि जीने का अधिकार तो सबका ही है। तो वो एक बात है। अब देखो, समझो कि बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स हैं, जैसे कि अलग अलग प्रकार के टाइप्स हैं। एक तो क्या है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, दूसरा है स्पीशीज, तीसरा है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। अब जेनेटिक का मतलब क्या है, कि एक ही मतलब वेरिएशन ऑफ जीन्स, जो एक ही जीन्स के अलग अलग क्या है, वेरिएशंस हैं, अलग अलग स्पीशीज है, एक ही जीन्स है, जीन्स का लेकिन अलग अलग स्पीशीज है। अब जैसे इसका उदाहरण आप ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप बात कर तो जैसे कि ह्यूमंस है ना, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस शो अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी अमंग देमसेल्व्स। एक ही प्रकार का मनुष्य है, मनुष्य क्या एक तरीके का जीव है, लेकिन अलग अलग प्रकार के मनुष्य है। कोई अलग व्यवहार का है, कोई ब्राह्मण कैटेगरी में है, कोई एससी कैटेगरी में, कोई ओबीसी कैटेगरी में है, कोई एसटी कैटेगरी में है। तो ह्यूमंस के अंदर भी सब कैटेगरी कर दी गई हुई है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें, कैट की बात करें, है ना, बिल्ली की बात करें, तो बिल्लियों के भी अंदर में काली बिल्ली होती है, सफेद बिल्ली होती है। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ आपको कि उनका जीन्स तो एक है, जीन्स उनका एक है, लेकिन उनके अंदर में भी कैटेगरी बहुत ढेर सारी है। टाइगर की ही अगर बात करें, तो टाइगर तो एक है, लेकिन टाइगर के भी अंदर सब कैटेगरीज है। व्हाइट टाइगर होते हैं, फिर उसके बाद आपके ब्लैक टाइगर्स होते हैं। तो एक ही जीन्स की अलग अलग स्पीशीज की बात हो रही है, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जब स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी की बात करें, मतलब यहाँ पे पूरी आपकी जो स्पीशीज है वो ही अलग हो गई, है ना, मतलब जाति अलग हो गई, प्रजाति ही अलग हो गई। एक इसका एग्जांपल बहुत ही अच्छा है, अगर हम बात करें, जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा पहले दिया था, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें, जैसे मैंने आपको पर्ल्स का एग्जांपल दिया था, मतलब दाल का एग्जांपल दिया था पर्ल्स का। तो पर्ल्स में क्या है, पर्ल्स एक तरीके का दाल है, और दाल में भी कई प्रकार के दाल होते हैं, मूंग की दाल, उड़द की दाल, अरहर की दाल, तमाम और तरीके की दाल। स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी की बात करें, मतलब कि बहुत ही बेसिक वे होता है, अगर इसको समझे, मोस्ट बेसिक वे टू कीप
कीप इन अकाउंट बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। इसके अंदर में सिंगल सेल्स भी होते हैं, जैसे एमोइबा, वायरस, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनसे प्लांट्स, एनिमल्स, है ना। स्पीशीज का मतलब ये कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उनके अंदर में प्लांट्स भी हैं प्लस एनिमल्स भी हैं, है ना। ये अलग अलग हो गए, ये एक जाति है, ये एक जाति है। फिर उसके बाद फ्लोरा एंड फौना है, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना है, ये सब क्या है, ये अलग अलग स्पीशीज है। अब प्लांट्स के अंदर में भी अगर हम देखें कि बहुत सारे सब कैटेगरीज है, तो जब हम सब कैटेगरीज की बात करेंगे तो ये जेनेटिक वाली डाइवर्सिटी में आ जाएगा। बट जब हम अलग अलग स्पीशीज की बात करेंगे, क्योंकि ये स्पीशीज अलग है, ये स्पीशीज अलग है, ये स्पीशीज अलग है, तो ये हो जाएगा स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो हमारे इकोसिस्टम की बात हो जाएगी, पारिस्थितिक तंत्र की बात हो जाएगी, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स रहते हैं या जहां पे अलग अलग प्रकार की जीव और जंतु का निवास है। जैसे कि हम बात करें फॉरेस्ट का, इकोलॉजी की बात करें तो हमारा फॉरेस्ट आ जाएगा, जंगल, जहां पे ये सारे रहते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीजें रहते हैं। डेजर्ट की अगर बात करें, है ना, रेगिस्तान, मरुस्थान, ये सारे बात करें तो ये सारे जो है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है, पार्ट है। तो एक मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन, जो मेन मेन पॉइंट्स है वो हम लोग समझते हुए चल रहे हैं। बाकी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सारी चीजें बता दे रही हूँ। एंड आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको और भी सारी चीजें क्लियर होंगी। इसको आप लोग एक बार अपने हिसाब से भी पढ़ते हुए चलना, ठीक है। एक मिनट, ये पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ लिया, आप समझो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी पढ़ लिया कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है। अब अगर बात करें कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या है, डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, मैनग्रोव्स है, मतलब इकोलॉजी में हमारे पारिस्थितिक तंत्र में भी कुछ डाइवर्सिटी है, जहां पे अलग अलग तरीके के लिविंग बींग्स हैं, नॉन ऑर्गेनिज्म है, जहां पे वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, है ना। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो वहां पे अलग अलग तरीके के प्लांट्स होना, एनिमल स्पीशीज होना, जो आपस में कनेक्टेड है, टुगेदर है, जिनका एक फूड चेन है। बात करें स्नेक को कौन खाता है, जो स्नेक को खाता है, देखो माउस को कौन खाता है, माउस को स्नेक खाता है। स्नेक को कौन खाता है, चील है ना, ईगल खाता है ना। तो इस प्रकार से इनकी एक प्रॉपर फूड चेन बनी हुई है। अगर बात करें गोट को कौन खाता है, गोट क्या खाता है, गोट ग्रास खाता है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ग्रास को कौन खाता है, गोट खाता है। गोट को कौन खाता है, लायन खाता है। तो ये एक प्रॉपर फूड चेन बना हुआ है ना। तो इनके भी जीवन जीने की शैली है, तरीका है, वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर में आ जाएगा। इनका पूरा अपना इन्वायरमेंट है। अगर बात करें कि इंडिया में जैव विविधता क्या है, तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे बहुत ही अलग अलग प्रकार की स्पीशीज पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार के प्रजातियां हैं, जातियां हैं, और बहुत ही रिच कंट्री है। तो 2 of the world's 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर इन इंडिया। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि लगभग 24 बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, तो कहीं कहीं 24 है, कहीं कहीं 25 है ना, क्योंकि अपडेट होता रहता है। तो मान के चलिए कि आप देख लेना, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, 24-25 यही है बायोडाइवर्सिटी, जिसमें से कि 2 इंडिया में ही है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है ना। वर्ड्स का बहुत खास ध्यान रखना है कि 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से कि 2 मेजरली इंडिया में है ना। सो इट इज द ओरिजिन of important crop species such as pigeon pea, eggplant, cucumber, cotton, sesame, है ना। ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो इन स्पीशीज की वजह से होते हैं। ये दो स्पीशीज है, उनकी वजह से ये हर चीजें हमें मिलती हैं। इंडिया इज ऑल्सो सेंटर ऑफ वेरियस डोमेस्टिक स्पीशीज सच एज मिलेट्स, cereals, legumes, vegetables, medicinals, aromatic crops, etc. ठीक है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे बहुत सारा फौना है, और फौना वहां पे वेल्थ के रूप में मिला हुआ है। बात करें कि 91,000 एनिमल स्पीसीज जो है वो इंडिया में है, 91,000। ये थोड़ा सा डेटा है, स्टैटिस्टिक्स है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री में कितना रिचनेस है, फ्लोरा एंड फौना एंड बाकी सारी चीजें हैं, कितनी रिच वे में यहाँ पे पाई जाती है। और ये सारी जो चीजें हैं, इनका इस्तेमाल बाहरी देशों में भी बहुत ज्यादा होता है। मतलब की बात अगर करें कि यहां से बहुत सारी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। सो इंडिया इज ऑल्सो, और इससे क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है
हमारी इकोनॉमिक्स भी हाई होता है, इकोनॉमिकल कंडीशन भी इंप्रूव होती है, इस पे भी पीक होता है। सो इंडिया इज नोन फॉर रिच बायोडाइवर्सिटी, इंडिया में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। बात करें ओवरऑल, बात करें मतलब पूरे वर्ल्ड के हिसाब से अगर बात करें तो 24.46% जो यहाँ का जियोग्राफिकल एरिया है वहां पे फॉरेस्ट है और ट्री है ना, इंडिया की अगर बात करें तो उस हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का जो कंसेप्ट है वो नॉर्मन मायर्स ने इस कंसेप्ट को लाया था बायोडाइवर्सिटी का। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे रीजन्स विच आर नोन फॉर देयर हाई स्पीशीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म, मतलब कि ऐसे रीजन्स, ऐसे क्षेत्र जहां पे हाई मात्रा में प्रजातियां हैं और ऐसे सारे जगह जहां पे ये अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं या उनका घर है ना, उसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। एक ऐसा स्पॉट, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा रीजन, हॉटस्पॉट का मतलब प्लेस या रीजन्स, प्लेस जहां पर हाई स्पीशीज है, मतलब प्रचुर मात्रा में, हिंदी में मैं लिख दे रही हूं, प्रचुर 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 मात्रा में विभिन्न प्रकार की, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां उपलब्ध है। उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये कंसेप्ट कौन लाया, ये बात किसने बोली थी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाली, नॉर्मन मेयर ने बोली थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपको याद रखना है और इनके नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है, नॉर्मन मेयर, ये नाम आपको भूलना नहीं है, नॉर्मन मायर्स, ठीक है। इन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया था, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है, हॉटस्पॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं किसमें आगे क्या है, ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलिए। बात करें कि इंडिया में जो दो मेन हॉटस्पॉट है, पूरे वर्ल्ड में कितने हैं, 24 है, हमने अभी ही पढ़ा, यहाँ पर कितना पढ़ा, कहीं 24 मिल जाएगा, कहीं 25 मिल जाएगा। पियर्सन की बुक में अगर आप पढ़ोगे तो आपको पीएसएल की बुक में अगर आप पढ़ोगे तो आपको 25 ही मिलेगा, 25 बायोडाइवर्सिटी इंडिया में पाई जाती है, ठीक है, मतलब पूरे वर्ल्ड में है 24 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जिसमें से 2 इंडिया में है, ठीक है। बायो रिजर्व्स अलग हैं, बायो रिजर्व्स कितने हैं अभी हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, 18 बायो रिजर्व्स हैं, जिसमें से कि 10 बायो रिजर्व्स को मैप की लिस्ट में अप्रूव किया हुआ है। कितने हैं, 18 आपके बायो रिजर्व्स हैं, बायो रिजर्व्स मतलब ऐसे आपके रिजर्व्स जिनमें बायोलॉजिकल यानी कि प्लांट्स को, या सॉरी प्लांट्स को नहीं, जिसमें कि आपके एनिमल्स को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। तो 18 है वो, मैप की लिस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो 10 है ना। अभी हम लोग यहाँ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात कर रहे हैं, तो कितने टोटल 25 है, जिसमें से इंडिया में कितने हैं, 2 है इंडिया में, ठीक है। तो जो 2 है इंडिया में वो कौन कौन से अभी हम लोग पढ़ेंगे, और बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। इंटरनेशनल कंजर्वेशन की अगर माने तो उन्होंने क्या किया कि 2 क्राइटेरिया बताया है कि हम कौन से ऐसे क्षेत्र को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के क्षेत्र में या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया घोषित करेंगे। तो ऐसा क्या क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जामिनेशन में, आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे रीजन्स जहां पे 1500 स्पीशीज है, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं, जो कि हाई प्रकार का जिनके पास में एंडेमिज्म है, एंडेमिज्म का मतलब स्थान, मतलब कि वो उस स्थान पर अपने आप से नेचुरली तरीके से 1500 से ज्यादा प्रकार की प्रजातियां खुद ही विकसित हो गई हैं या निकल आई हुई हैं। ऐसे क्षेत्र उनको क्या बोलते हैं, उनको हम कौन से कैटेगरी में ले लेते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। और वहां पे 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट होनी चाहिए, मतलब कि ओरिजिनली तरीके से उनका ग्रोथ होना चाहिए, उसमें कहीं किसी का नहीं, मतलब वहां का क्लाइमेट, वहां के एनवायरमेंट में ऑटोमेटिकली ग्रोथ उनका होना चाहिए। और इट मस्ट बी थ्रेटेंड, और उनको खतरा भी हो, खतरा किस बात का हो, खतरा आगे भविष्य में विलुप्त होने का खतरा हो। 30% इट मस्ट कंटेन 30% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, दैट इज इट मस्ट बी थ्रेटेंड, उनको खतरा हो कि आने वाले भविष्य में वो विलुप्त हो सकती है या विलुप्त होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो 1500 स्पीशीज या वेस्कुलर प्लांट्स जहां पे
मतलब नेचुरल तरीके से अपने आप से डेवलप हुए हो, और वहां पे 30% लगभग आने वाले भविष्य में उनको खतरा हो, उनके विलुप्त का खतरा हो, तो ऐसे स्थान को हम लोग बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित कर देते हैं। अगर बात करें फॉलोइंग द क्राइटेरिया फॉर एन एरिया टू बी डिक्लेयर्ड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये 2 क्राइटेरिया है, ठीक है। देयर आर 4 मेजर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। अगर बात करें इंडिया में 4 मेजर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। पहला है क्या, हिमालय है, इंडो बर्मन रीजन है, वेस्टर्न घाट्स है और सुंदरलैंड है, ठीक है। ठीक है, 4 मेजर बायोडायवर्सिटी है इंडिया की, जिनको हमने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर में रखा है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, ठीक। वो क्या है, हिमालय, इंडो बर्मन रीजन, वेस्टर्न घाट्स और सुंदरलैंड, ये 4 है। हिमालय में क्या है, हिमालय को सबसे पहले समझिए कि ये वर्ल्ड की हाईएस्ट, इनको क्या समझाता है, कंसिडर्ड द हाईएस्ट इन वर्ल्ड, ये वर्ल्ड में इनको हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी वाले लैंड समझे जाते हैं। हिमालय में क्या है, कंप्राइजेस नॉर्थ ईस्ट इंडिया आ जाता है, भूटान आ जाता है, फिर सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ नेपाल आ जाता है। जो नॉर्थ ईस्ट है हिमालय का होल्ड्स अ रिकॉर्ड ऑफ 163 इंडेंजर्ड स्पीशीज। यहाँ पे लगभग 163 स्पीशीज प्रजातियां ऐसी हैं जो कि खतरे वाले लिस्ट में है, विच इंक्लूड्स वाइल्ड एशियन, जिनमें क्या है, आपको एक क्वेश्चन में पूछ लेता है कि वाइल्ड एशियन वाटर बफेलो, वन हॉर्न राइनो एंड मेनी एंड एज मेनी एज 10,000 प्लांट स्पीशीज ऑफ विच 3,160 आर एंडेमिक, माउंटेन रेंज इतने में कवर करता है। तो एग्जामिनेशन में सवाल पूछ लेता है कि जो वन हॉर्न राइनो है ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के किस रीजन में आता है, तो आपको हिमालय के रीजन में बताना है। हिमालय वाले में वन हॉर्न राइनो, वन हॉर्न का मतलब एक सिंगी, राइनो मतलब राइनो तरीके का एनिमल है ना, इनके क्या होते हैं, एक सींग होते हैं, वन हॉर्न राइनो। तो ये कहां पे पाए जाते हैं, हिमालय से पाए जाते हैं, और ये इंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर में है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको जो बता रही थी कि यूनेस्को के मैप प्रोग्राम लिस्ट के अकॉर्डिंग 10 ऐसे रिजर्व्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया में, और ओवरऑल देखा जाए टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स देखा जाए इंडिया में तो 18 है। लेकिन मैप के लिस्ट के अकॉर्डिंग, मैप का क्या है, मैप का फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है। मैप के लिस्ट के अकॉर्डिंग कितने हैं, 10 है। तो ये आपको देखना है कि एग्जामिनेशन में अगर मैप लेकर के पूछता है तो आपको 10 बताना है, और वैसे नॉर्मल पूछ लेता है तो आपको क्या बताना है, 18 बताना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये देखना है मैन एंड बायोस्फीयर के अकॉर्डिंग क्या है, मैप का फुल फॉर्म क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने कराया था तो उसमें मैंने गलती से मैन एंड बायो बोल दिया था, बट वो गलत है, मैन एंड बायोस्फीयर ही होगा, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। बात करें वन हॉर्न राइनो की बात करें तो वन हॉर्न जो राइनो है वो कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। इंडो बर्मन रीजन की अगर बात कर ले तो ये नहीं पूछता है कि कितने एरिया में है, बट ठीक है पढ़ लो। यहाँ पे 6 लार्ज मैमल्स पाए जाते हैं इस एरिया में। द लार्ज एंटर्ड, देखो इसको थोड़ा सा आप लोग नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। large entered moonstag, the Annamite moonstag, the grey shaken down, Annamite striped rabbit, leaf deer and saola, ये पाए जाते हैं इंडो बर्मन रीजन में। दिस हॉटस्पॉट इज ऑल्सो नोन एज एंडेमिक फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशीज, ये काफी नाम इंपॉर्टेंट है, इस नाम को आपको याद रखना है। आज का सेशन जो लोग भी देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट और एक जरूरी चीज आपको सीखने को मिलेगी। एग्जामिनेशन में लगभग इन्हीं सारी चीजों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हॉटस्पॉट की बात करें, इंडो बर्मन रीजन की बात करें तो इनको एंडेमिक फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशीज के भी नाम से जाना जाता है, और ये सबसे ज्यादा खतरे में है, मतलब ये विलुप्त तो होने वाली प्रजातियां हैं, और ओवर हार्वेस्टिंग की वजह से मतलब बहुत ज्यादा
कटाई की वजह से जो ये टर्टल स्पीशीज हैं, फ्रेश वाटर के टर्टल स्पीशीज है, कछुए अगर बोले तो हिंदी में अगर ये समझे तो कछुए बहुत ज्यादा विलुप्त होते जा रहे हैं। कहाँ? इंडो बर्मन रीजन में। और देयर आर ऑल्सो 1300 डिफरेंट बर्ड स्पीशीज, यहाँ पे बर्ड्स की प्रजातियां लगभग 1300 से ज्यादा हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरे में है। और सबसे ज्यादा खतरा किसको है? व्हाइट अर्न्ड नाइट हिरॉन, द ग्रे क्राउन क्रोशियस एंड ऑरेंज नेक्ड पैट्रिज, ये 3 ऐसे बर्ड स्पीशीज हैं जो सबसे ज्यादा खतरे में है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा याद होनी चाहिए। नोट्स के लिए मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगी, ठीक है? नोट्स के लिए पीडीएफ आपके लिए एनएफ रहेगी। अगर आपने ये लेक्चर देख लिया तो बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। वेस्टर्न घाट की बात करें तो एज पर वेस्टर्न घाट्स में क्या है? वेस्टर्न घाट्स आर प्रेजेंट अलोंग विद द वेस्टर्न एज पेनिनसुलर कवर्स मोस्ट ऑफ द डिलीशियस फॉरेस्ट एंड रेन फॉरेस्ट। वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा आपके रेन है ना, मतलब रेन वाले क्षेत्र हैं, रेन फॉरेस्ट है और रेन भी है, फॉरेस्ट भी सबसे ज्यादा यहीं पे है। फॉरेस्ट जहां पे होता है सबसे ज्यादा बारिश, बरसात, आर्द्रता वाला जो माहौल होता है वहां पे होता है। यूनेस्को की अगर माने तो 335 ग्लोबली थ्रेटेंड जितने भी फ्लोरा एंड फौना है, बर्ड्स हैं या ऐसी मछलियां हैं, वो वेस्टर्न घाट्स में ही पाए जाते हैं। और 325 ऐसी प्रजातियां हैं जो कि यहाँ पे खतरे की लिस्ट में है। ओरिजिनली अगर बात करें, शुरुआती दौर पे बात करें, वेजिटेशन ऑफ दिस रीजन, ये सब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इतना 1,90,000 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ था वेस्टर्न घाट्स पूरा। लेकिन अब है ना, इतना वहां पे कटाई और खेती और हार्वेस्टिंग की वजह से ये जो एरिया था 1,90,000 से घट करके 43,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में आ गया है। स्क्वायर किलोमीटर नहीं है, 43,000 किलोमीटर स्क्वायर में आ गया हुआ है। तो ये काफी अपने में सोचने वाली बात है। 1,90,000 किलोमीटर स्क्वायर से घट के 43,000 किलोमीटर स्क्वायर में आ गया हुआ है। The region is also known as a globally threatened flora and fauna। सबसे ज्यादा फ्लोरा एंड फौना को अगर खतरा है तो वेस्टर्न घाट्स में है। एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछता है वन हॉर्न राइनो का, तो आपको एग्जामिनेशन में हिमालय पे टिक करना है। इंडो बर्मन में सबसे ज्यादा टर्टल की बात होती है, टर्टल का क्वेश्चन आएगा तो आपको इंडो बर्मन में लगाना है। डिफरेंट बर्ड स्पीशीज की बात होगी तो आपको इंडो बर्मन लगाना है। वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा खतरा किसको है? फ्लोरा एंड फौना को है। यहाँ पे बात करें तो 229 प्लांट ऐसे स्पीशीज है जिनको खतरा है, 31 मैमल स्पीशीज है जिनको खतरा है, 5 तरीके की बर्ड स्पीशीज है जिनको खतरा है, 43 एम्फीबियन स्पीशीज है, पानी में रहने वाले जो एम्फीबियंस होते हैं, जीव जंतु होते हैं उनको, 5 रेप्टाइल स्पीशीज है उनको खतरा है, 1 फिश स्पीशीज है जिनको खतरा है। तो ओवरऑल 335 ग्लोबल थ्रेटेंड स्पीशीज वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। 129 आर क्लासिफाइड एज वल्नरेबल, 129 ऐसी हैं जिनको बहुत ही इंपॉर्टेंट, वल्नरेबल का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इनके ये विलुप्त हो गए तो हमारा बहुत लॉस होने वाला है। 145 इंडेंजर्ड मतलब खतरे की लिस्ट में है और 51 ऐसे हैं जो कि मतलब खतरे की लिस्ट में है ही है और प्लस इनका प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, मतलब ये पैदा भी नहीं हो रहा है, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट समझना है कि आपने देखा थ्रेटेंड, ठीक है, तो थ्रेटेंड स्पीशीज कौन सी स्पीशीज होती है? ऐसी स्पीशीज होती है कि जो कि जिनके लिए कुछ इमीडिएट स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विलुप्त हो रहे हैं। ये लोग प्रॉपर चेन नहीं मिलता है, प्रॉपर इनको निवास स्थान नहीं मिलता है और ये लोग बस खत्म होने की स्थिति में है ना। और फूड चेन इनका प्रॉपर ना होने की वजह से, खाना पीना ठीक ठाक ना होने की वजह से लोग खतरे वाले लिस्ट में हैं। अगर बात करें इंडेंजर्ड स्पीशीज की तो ये ऐसी स्पीशीज होती हैं जैसे कि जो करेंटली डेंजर में है और अगर कैजुअल फैक्टर अगर कंटिन्यू रहा तो ये आगे कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे और विलुप्त हो जाएंगे। जैसे इसमें एक है आपके इंडेंजर्ड स्पीशीज में, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीशीज में एक है आपके लॉयन टेल्ड मैकाओ, ठीक है, और एक एशियाटिक वाइल्ड एस है, एशियाटिक ये 2 हैं आपके ऐसे वाइल्ड एस, ठीक है। ये एक तरीके का गधे की मतलब प्रजाति है, एशियाटिक वाइल्ड एस है।
तो ये क्या है कि बहुत ही ज्यादा ये इंडेंजर्ड वाली स्पीशीज में है, मतलब कि इनका लुप्त होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि करंट इनका जो कैजुअल फैक्टर्स है वो अगर कंटिन्यू रहा, मतलब प्रॉपर इनको खाना पीना नहीं मिला, फूड चेन इनको नहीं इनकी ठीक ठीक रहे, तो फिर ये लोग आने वाले समय में दूर दूर तक इनका कोई नामो निशान नहीं होगा। तो ये इंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर में आते हैं। फिर बात करें वल्नरेबल स्पीशीज, तो ये ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनकी पॉपुलेशन फिलहाल में है तो सही है ना, ये अभी है बट ये बहुत तेजी से घट रहे हैं, तो वो वल्नरेबल स्पीशीज के अंदर में आ जाता है। जैसे कि गोल्डन लंगूर की बात करें या लेपर्ड कैट की बात करें, है ना, गोल्डन लंगूर या लेपर्ड कैट की बात करें तो ये दोनों स्पीशीज ऐसी हैं जो कि वल्नरेबल है तो इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्या है कि इनकी पॉपुलेशन ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, इनकी पॉपुलेशन बहुत ही फास्ट तरीके से डिप्लीट हो रही है जल्दी। अगर ऐसे ही रहा तो फिर आने वाले टाइम में ये खत्म हो जाएंगे। रेयर स्पीशीज एक होते हैं, रेयर स्पीशीज मतलब चार हमने पढ़ा, एक थ्रेटेंड पढ़ा, इंडेंजर्ड पढ़ा, फिर हमने वल्नरेबल पढ़ा, फिर चौथा क्या है, रेयर स्पीशीज। ठीक है, पहला क्या पढ़ा, थ्रेटेंड, दूसरा पढ़ा हमने इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड स्पीशीज, तीसरा क्या है, वल्नरेबल, ठीक है, और चौथा क्या है, रेयर स्पीशीज। ठीक है, अब थ्रेटेंड में कौन है, मतलब लाइकली टू बिकम एक्सटेंट, मतलब लाइकली विलुप्त होने के कगार में है। जैसे कि मान लीजिए ये विलुप्त होने के कगार पर, बस अब होने ही वाले हैं कगार पर, ठीक है ना, ये विलुप्त होने के कगार पे, बस ये कभी भी खत्म हो सकते हैं, मतलब थ्रेटेंड है एकदम, मतलब फाइनल है, इनका चल रहा है, फाइनल वाले पोजीशन पे ये है, अब ये थोड़े ही बचे हुए हैं, अब ये खत्म हो जाएंगे। और इनका क्या है कि इनकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इनका प्रॉपर पॉपुलेशन नहीं है, और नेचुरल इनके हैबिटेट जो है क्वालिटी और मात्रा में भी एकदम खत्म हो चुके हैं, ये थ्रेटेंड वाले कैटेगरी में है। इंडेंजर्ड वाले में कौन है, जो कि ऐसे स्पीशीज जो कि क्या है, जो अभी करंट चल रहे हैं, मतलब करंट में है तो सही, लेकिन अगर इसी तरीके से उनका खान पान या फूड चेन रहा तो आने वाले टाइम में ये लोग विलुप्त हो जाएंगे। ये लोग विलुप्त होने के कगार पर हैं, और इनसे थोड़ा सा पहले वाले की अगर हम बात करें स्टेज में, इंडेंजर्ड वाले स्पीशीज में आ जाते हैं। वल्नरेबल वाले स्पीशीज में थोड़ी सी बेहतर स्थिति है ना, बेहतर स्थिति ये है कि इनकी पॉपुलेशन जो है ना, पॉपुलेशन बहुत ही फास्ट तरीके से डिग्रेड हो रही है, ठीक है, डिग्रेड हो रही है, बहुत बहुत तेजी से ये लोग ऐसे सारे स्पीशीज जो कि बहुत तेजी से घट रहे हैं। रेयर स्पीशीज में क्या है कि ऐसे सारे स्पीशीज जो कि लोकल तरीके से बहुत एकदम बिखरे हुए हैं, है ना, रेयर है, बहुत देखने को भी बहुत कम मिलते हैं। ऐसे पॉपुलेशन, ऐसे स्पीशीज जो कि बहुत स्मॉल है या छोटे छोटे हैं या बिखरे हुए, स्कैटर्ड हैं, इनको क्या बोलते हैं, रेयर स्पीशीज। वो सारे रेयर स्पीशीज के कैटेगरी में आते हैं। सो अगर बात करें लॉयन टेल मैकाओ की, तो ये इंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर में आता है। काफी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछ लेता है। लॉयन टेल है ना, एक ऐसी मतलब बहुत लंबी लंबी पूंछ वाले ऐसे लॉयन होते हैं, इनको मकाक बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वल्नरेबल स्पीशीज की बात करें तो आपके गोल्डन लंगूर ऐसे हैं कि ये विलुप्त हो रहे हैं, और लेपर्ड कैट, ठीक है, लेपर्ड कैट ये भी विलुप्त हो रहे हैं। सो आई होप कि गाइस आप तो समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हमारा जो एक इकोसिस्टम है हम उसको डिस्ट्रॉय कितना कर रहे हैं, और इसी तरीके से आगे चलता रहा तो आने वाले समय में कितना बड़ा लॉस हमें, मतलब हमारी वजह से इकोसिस्टम को हो सकता है। सो इसीलिए बोला जाता है कि जंगलों को काटना नहीं है और एफॉरेस्टेशन नहीं करना, मतलब जंगलों को काट करके अगर आप कोई भी चीज करते हो, डिफॉरेस्टेशन करते हो, जंगलों को काटते हो, तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगा। इसलिए आप लोग अपने से ये प्रयास करिए कि आसपास जीव जंतु प्रजातियां जो है उनका संरक्षण कैसे हो सके।
फिर बात करें जो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जो इंडिया में, जो जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक सुंदरलैंड है। सुंदरलैंड आपका साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत में आता है, जैसे कि आपका सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सॉरी यहाँ पे मैंने वर्ड अभी गलत बोला। वैसे तो कितने हैं, 25 हैं, जिसमें से 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 में से भी 2 कहाँ है, इंडिया में है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मेजरली 4 है इंपॉर्टेंट, है ना। वैसे तो पूरी दुनिया भर में 25 है, मेजर 4 है, ठीक है। अब आगे देखो कि अब ये 4 कौन कौन से हैं, हिमालय, फिर इंडो बर्मन, और ये वाला जो भी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट है बोलना, इंडो बर्मन, हिमालय, वेस्टर्न घाट्स, और आपका सुंदरलैंड। सुंदरलैंड क्या है, इन द ईयर 2013 सुंदरलैंड वाज डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित किया गया। इस रीजन में क्या है, टेरिस्टेरियल और मरीन इकोसिस्टम है, मतलब कि जो समुद्र से संबंधित यहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज, प्रजातियां, समुद्र में जो मछलियां हैं या कछुए हैं या समुद्री जितने भी जीव हो सकते हैं, वो सारे जीव सुंदरलैंड में हैं, और इसको 2013 में वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। सुंदरलैंड एक ऐसा बायोलॉजिकल रिचेस्ट हॉटस्पॉट है वर्ल्ड में, जहां पे लगभग 25,000 से ज्यादा स्पीशीज हैं, जहां पे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं मरीन के अंदर में, ओशियन मतलब जो आपका पूरा समुद्र है उसके अंदर में। 15,000 आर फाउंड इन दिस रीजन, ऑफ विच 15,000 आर फाउंड इन दिस। 25,000 स्पीशीज है पूरी दुनिया भर में, जिसमें से 15,000 या 15,000 से भी ज्यादा इस रीजन में पाए जाते हैं। कहाँ, सुंदरलैंड में। तो सुंदरलैंड क्या है, मरीन और टेरेस्ट्रियल चारों अलग अलग चीज के लिए फेमस है। टेरेस्ट्रियल और मरीन इकोसिस्टम के लिए ये फेमस है, क्या, सुंदरलैंड। बात करें अगर बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया की फ्लोरा एंड फौना की अगर बात कर ले, तो इंडिया में सबसे ज्यादा फ्लोरा और फौना है, 500 से भी ज्यादा स्पीशीज हैं, मैमल्स हैं, 200 स्पीशीज बर्ड्स की हैं इंडिया में, 30,000 स्पीशीज है इंसेक्ट्स की, जो छोटे छोटे जीव होते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर बात माने तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है, इंडिया में कोलकाता में है। इंपॉर्टेंट है, अगेन एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है, कोलकाता में है, और ये क्या करता है कि जितने भी फॉरेन रिसोर्सेज हैं इंडिया में, इसको सर्वे करने का काम करता है ना, सर्वे करता है। तो इंडिया में अलग अलग प्रकार के डाइवर्स क्या है, क्लाइमेट रीजन है, ये सब तो आपको पता ही है। टोपोलॉजी भी अलग प्रकार की है, यहाँ पे जो हैबिटेंट है, निवासी है, वो बहुत ज्यादा नेचुरल तरीके से ग्रोन अप हुए हैं। रिचेस्ट फ्लोरा है यहाँ का, लगभग 18,000 स्पीशीज फ्लावरिंग प्लांट्स की है, मतलब कि जो फूल जो होते हैं, फूल वाले जो पौधे हैं, लगभग 18,000 से ज्यादा प्रजाति भारत में है। अगर देखिए प्लांट स्पीशीज की बात करें तो 6% से 7% पूरे वर्ल्ड में प्लांट स्पीशीज के बीच में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 6 से 7% है। सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, बट हालांकि उतना तो नहीं है, बट ठीक है, देख लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ भी रहे हैं इसको। 8 मेन फ्लोरिस्टिक रीजन है इंडिया में, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालय, इंडस, गंगेज, आसाम, डेक्कन, मालाबार, अंडमान आइलैंड, जहां पे लगभग 3,000 से भी ज्यादा इंडियन प्लांट्स की स्पीशीज पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारा चीज देख लो, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। फॉरेस्ट की अगर बात करें तो ट्रॉपिकल, अगर उष्णकटिबंधीय रेन फॉरेस्ट की अगर बात करें तो कौन कौन सा, अंडमान, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये सारे हिमालय के कुछ कुछ रीजन्स हैं, ईस्टर्न, सेंट्रल, साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करें इंडेंजर्ड स्पीशीज की, जो हम लोग बात कर रहे थे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया लगभग 7 से 8% है टोटल स्पीशीज पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें, तो इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करती है, 7 to 8% करती है, इंक्लूडिंग 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट, जहां पे प्लांट्स का अगर ओवरऑल बताएं तो 45,000 है, और एनिमल्स की बात करें तो 91,000 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन वाला परसेंट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बट रैपिड लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, और बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो विलुप्त हो रही है। एक्सटेंट का मतलब क्या, विलुप्त। और रिस्क पे है, हायर रिस्क पे है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, तो ये सारे जो इन्हीं से कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडेंजर्ड स्पीशीज का मतलब क्या, स्पीशीज दैट आर हाई रिस्क पे है और उनका एक्सटेंशन विलुप्त हो रहा है सडन डिक्रीज होने की वजह से। इंडेंजर्ड स्पीशीज का आपसे मतलब पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको चारों का मतलब बता दिया अभी पीछे, है ना।
पॉपुलेशन में कमी होने की वजह से, मतलब वो लोग पैदा ही नहीं हो रहे हैं और पॉपुलेशन में कमी होने की वजह से, और हैबिटेंट मतलब कि जो उनका नेचुरल प्लेस है रहने का, है ना, स्थान है, वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जंगलों को काट रहे हैं, वहां पे हम लोग कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे जीव जंतु, सारा कुछ। तो उसकी वजह से सडन डिक्रीमेंट हो रहा है। ऐसे सारे एरिया को इंडेंजर्ड स्पीशीज के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक, अब बात कर ले कि इंडिया में कौन कौन से इंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज हैं, प्लांट स्पीशीज हैं जो कि हाई हाई लेवल पे एकदम टारगेट में है, इंडेंजर्ड वाले कैटेगरी में है। तो रॉयल बंगाल टाइगर है। एनिमल की बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंडेंजर्ड वाले कैटेगरी में है। ग्रेट एशियाटिक लायन है, स्नो लेपर्ड है, नीलगिरी तार है, फिर इंडियन राइनो, सॉरी तीन चार पांच, ये पांच ऐसे हैं जो एनिमल्स की कैटेगरी में है, सबसे ज्यादा इंडेंजर्ड है। प्लांट की बात करें तो इबोनी ट्री सबसे ज्यादा इंडेंजर्ड है, खतरा बहुत ज्यादा, विलुप्त हो रहे हैं। इंडियन मैलो भी हो रहे हैं विलुप्त। मालाबार लिली, आसाम कैटकिन यू और मिल्क वर्ड, ये पांच आपके एनिमल्स हैं और पांच आपके प्लांट्स हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। मैप का फुल फॉर्म आपको बताना था, मैन एंड बायोस्फीयर होगा इसका फुल फॉर्म। एक बार मैंने वीडियो में पहले गलती से बायोम बता दिया था, उसको आप लोग करेक्ट कर लेना। अब देखिए कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ये समझ में आएगा कि आज का लेक्चर आपको कितना बेहतर तरीके से समझ आया, है ना, और हमारी समझ कितनी बेहतर हो पाई। तो पहला सवाल जो है वो आपके स्क्रीन पर है। बायोडायवर्सिटी इज डिस्क्राइब्ड एज व्हाट? बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता की बात हो रही है, किस प्रकार वर्णित किया गया है? आंसर करिए। हो सकता है एक से ज्यादा आपको ठीक लग सकता है ऑप्शन, बट जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, सबसे ज्यादा बेस्ट एंड अप्रोप्रिएट है, वो आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की सीमा, ठीक है, या रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन द इन्वायरमेंट, ये सही हो जाएगा। सीजनल एंड डेली चेंजेस इन इन्वायरमेंट, ये नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। जैव विविधता की बात हो रही है। द वे स्पीशीज डिफर फ्रॉम अनदर, कि एक प्रजाति दूसरे प्रजाति से भिन्न होती है, ये तो होती ही है, इस बात में सच्चाई है, लेकिन ये पार्ट हो सकती है बायोडायवर्सिटी का, लेकिन डिस्क्राइब पूछा है, डेफिनेशन पूछा हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर। टर्पिन ऑयल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन, दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेयर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टर्पिन ऑयल दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है और ये कहां पाया जाता है? अगर आप लोगों की तैयारी ऑलरेडी चल रही है तो इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक आप लोगों से मिलना चाहिए, ठीक है। तो टर्पाइन जो ऑयल होता है, ये या टारपीन का तेल भी उसको कहा जाता है, और ये कहाँ मिलता है? बिल्कुल, अगर आप नाम को ही देखें, हिंदी वाला नाम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ये चीरपीन से मिलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सेकंड। ये एक मेडिसिनल औषधीय भी बोल सकते हैं तेल है जो कि चीरपीन से मिलता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात हो रही है। टोटल कितने हैं? 25, जिसमें से 4 क्या है? मेजर है। 4 में से भी इंडिया में कितने हैं? 2। 4 कौन कौन से हैं? अभी जस्ट हमने पढ़ा, हिमालय पढ़ा, इंडो वेस्टर्न पढ़ा, 4 हमने पढ़ा, जस्ट अभी पढ़ा। इंडो बर्मन पढ़ा, वेस्टर्न घाट्स पढ़ा। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, नगाया प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, वो भी अभी हम लोगों को पढ़ना है, बट आज नहीं पढ़ेंगे हम लोग। थ्रेट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, बिल्कुल थ्रेट होते हैं ह्यूमन बींग से। और बायोजियोग्राफिकल रीजन विद स्पेसिफिक परसेंट ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, मतलब कि स्थानीय प्रजातियों के निर्दिष्ट प्रतिशत आयु के साथ जैव भौगोलिक क्षेत्र।
तो आपके लगभग दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऐसे देखें तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये दोनों ही सही है। जितने भी जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं उनको दोनों से ही खतरा है, मनुष्य से तो खतरा ही खतरा है, साथ में जो स्थानिक प्रजातियां के जो बायोलॉजिकल ज्योग्राफिकल रीजन होते हैं, स्पेसिफाइड उनके परसेंटेज होते हैं, वो कम होते जा रहे हैं समय के साथ में, उसको बोलते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर, सागर माथा नेशनल पार्क हैज बीन established to preserve ecosystem of which mountain peak। इसका आंसर आ गया आप सभी का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। अगला सवाल, species those are especially likely to develop on biological isolated areas, such island is called what। ठीक है, इसको बोलते हैं स्थानिक प्रजातियां या एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज वो होती हैं जो कि पृथ्वी के क्षेत्रों से दूर, या बोल सकते हैं कि जो आइलैंड पर या द्वीप पर, है ना, द्वीप पे अपने आप ही विशेष रूप से वो खुद ही विकसित हो जाती हैं या विकसित होने की संभावना है। देखा होगा ऐसे बहुत सारे फ्लोरा एंड फौनाज एंड प्लांट्स होते हैं जो आइलैंड पे होते हैं, द्वीप पर होते हैं, तो उनको बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। इंडिया में कितने आइलैंड है आपको बताना है। ठीक है, इंडिया में कितने आइलैंड है ये आपका क्वेश्चन है, बताना है। इन सारे आइलैंड्स पे जो प्लांट्स हैं या जो भी आपके फ्लोरा एंड फौना है, वो सारे जो डेवलप हो रहे हैं, जो ग्रोथ हो रहे हैं, उनकी बात हो रही है, उनको बोलते हैं क्या, एंडेमिक स्पीशीज, स्थानिक प्रजातियां। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, लॉयन टेल मकाओ ये कहाँ है, मैकॉक, लॉयन टेल मकाक ये एक एंडेमिक स्पीशीज है, प्रजाति है, स्थानीय प्रजाति के एक स्पीशीज है। ये कहां पे पाए जाते हैं लॉयन टेल, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी पे पाए जाते हैं, नीलगिरी में पाए जाते हैं लॉयन टेल मैकॉक। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपके आए भी थे। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, एज इन द बिगिनिंग ऑफ 2016 नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया वाज हाउ मच। 2016 की शुरुआत में भारत में कितने बायो रिजर्व थे, इसका राइट आंसर है बी थे। लेकिन मैप की लिस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यूनेस्को ने कितना बोला था, 10 बोला था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको दोनों को आपको याद रखना है। 2016 में बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया यूनेस्को मैप की लिस्ट के अकॉर्डिंग पूछेगा तो आपको इतना बताना है, ये वाला आंसर है क्वेश्चन 2016 के अकॉर्डिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 10 हो जाएगा, जो भी मैंने आपको बताया। अगला सवाल, कितने बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट इंडिया में लोकेटेड हैं, हाउ मेनी बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट आर लोकेटेड इन इंडिया। दो है, मेजरली 4 है। ठीक है, मेजरली 4 है, जिसमें से 2 तो इंडिया में ही लोकेटेड है, और 4 कौन कौन से हैं अभी हम लोगों ने पढ़ा था। हिमालयन है जहां पे 1 हॉर्न आपके राइनो पाए जाते हैं, देन आपके वेस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, ये भी पढ़ा था हमने, वेस्टर्न घाट्स है, फिर आपके इंडो बर्मन है। ठीक है, इस तरीके से आपके 4 हैं। अब अगला देखिए क्या है, मौना लोआ हवाई ये क्यों प्रसिद्ध है, ये यूएसए की एक महिला है, ये क्यों प्रसिद्ध है, इनकी प्रसिद्धि का कारण क्या है। देखिए, अभी हमने 2 कंजर्वेशन का सिस्टम पढ़ा था कि बायोडायवर्सिटी को कंजर्व का 2 एक तरीका होता है, एक इन सीटू कंजर्वेशन होता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है। ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर जैसे हम पार्क बना दिया हमने, फिर उसके बाद में सेंचुरीज बना दी, वहां पे बर्ड्स को डाल दिया, बायोस्फीयर रिजर्व्स बना दिया, तो वहां पे क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं या
सुपरविजन करते हैं, मॉनिटरिंग करेंगे या प्रॉपर सुपरविजन करेंगे किनके अंदर में, ह्यूमन मॉनिटरिंग, ह्यूमन मॉनिटरिंग और सुपरविजन के अंदर में जब हम लोग कोई चीज का संरक्षण करते हैं, जैसे कि 27 आपके टाइगर रिजर्व्स बनाए गए हैं, जैसे मानस नेशनल पार्क है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, फिर ऐसे कुछ सेंचुरीज बनाई गई हुई है, 27 टाइगर रिजर्व्स बनाए गए जो हम लोगों ने पढ़ा बांदीपुर में है, फिर कान्हा कहाँ है, कान्हा मध्य प्रदेश में, ये पूछ लेता, कान्हा वाला तो काफी इंपॉर्टेंट है, कान्हा वाला तो कई बार पूछा है, ठीक है। तो ये एक्स-सिटू कंजर्वेशन में आ जाते हैं जहां पे प्रॉपर मॉनिटरिंग इनकी होती है। तो ये जो मोना लोआ है ये यूएसए के मतलब एक नागरिक है, तो इन्होंने 1957 से वायुमंडल में CO2 के स्तर की लगातार निरंतर निगरानी कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल्स सिंस 1957, इस वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये किसके अंदर में आ जाएगा, ये कहीं एक्स-सिटू कंजर्वेशन हम ऐसा कह सकते हैं, है ना। लेकिन ये फेमस किस लिए है, बात ये है क्योंकि यहाँ पे क्योंकि मॉनिटरिंग की बात हो रही है तो हमने इसको एक्स-सिटू से रिलेट कर दिया। बट ये स्टडी क्या कर रहे हैं, फेमस क्यों है, क्योंकि CO2 का लेवल कॉन्टिन्यूअसली ये स्टडी कर रहे हैं कि क्या है ना हमारे इन्वायरमेंट में, तो ये या हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है उस दृष्टिकोण से। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ है, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला रीजन क्या है, राइट आंसर क्या है, सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ होगी, अभी हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहां पे सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होगा वहां पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, है ना। सबसे ज्यादा जैव विविधता वहां पे फ्लोरा फौना स्पीशीज, हर्ब्स, प्लांट, मेडिसिनल सबसे ज्यादा वहां पे अवेलेबल होंगे। अगला सवाल हिंदी इंग्लिश में देखिए, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन पर इंग्लिश में से देख करके दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट है स्टैब्लिश अराउंड 18 बायोस्फीयर, इंडियन गवर्नमेंट ने लगभग 18 बायोस्फीयर इंडिया में बनाए हैं, जिसमें से कि 10 बायोस्फीयर जो रिजर्व्स हैं वो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट में शामिल किए गए हैं। इसमें से कौन सा ऐसा है जो 2016 में ऐड किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 में किसको ऐड किया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व, इसको 2016 में ऐड किया गया था, ठीक। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल चलिए आखिरी सवाल भी है। द इंडेंजर्ड लार्जेस्ट लिविंग लेमर इडरी, ठीक है, इज एन इनहेबिटेंट ऑफ व्हाट, ये एक लुप्त सबसे ज्यादा ये एक लुप्त प्राय सबसे बड़ा जीवित लेमुदुर इदरी कहाँ का निवासी, कहाँ रहने वाला है, ये कहाँ पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये मेडागास्कर में पाया जाता है, सी इसका सही आंसर है। सो आई होप कि आपको बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड काफी सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। सेशन कैसा लगा ये मुझे बताना, और आपका होमवर्क है कि आपको बताना है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड चूंकि आपका एग्जामिनेशन हो रहा है दिसंबर के आसपास, तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे एंड फाइंड आउट करने के बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। सो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब होते रहना चाहिए। फ्रेंड्स के साथ में हमेशा स्टडी करने से बहुत सारे अच्छे आपको फायदे होते हैं, इनपुट्स अच्छे मिल जाते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाती है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो एक टॉपिक था काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, काफी समय से मैं सोच रही थी कि इसको कंप्लीट करना है, चलिए आज ये कंप्लीट ही हो गया। पीडीई का अगर देखें, मतलब पीपल डेवलपमेंट का देखें, तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ हमें वही पढ़ने होते हैं, एंड डाइवर्सिटी से लगभग 1-2 सवाल तो आ ही जाता है, बाकी तो जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसको तो हम लोग कवर करते ही चलेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ में, और एक नए चैप्टर, नए यूनिट के साथ में, नए नोटिस के साथ में। तब तक के लिए टाटा।